हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और इससे पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूँ कंट्रोलिंग के ऊपर। ये हमारी सेकंड वीडियो होगी। उसके अंदर हमने प्रकृति के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोलिंग के विशेषताओं के बारे में, मेरिट्स के बारे में और उसके महत्व यानी वैल्यू इंपॉर्टेंस के बारे में। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है नियंत्रण संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। यानी कि जो आपकी कंट्रोलिंग है, दैट हेल्प्स यू टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यानी कि सीधी सी बात है, आप कंट्रोलिंग कर क्यों रहे हो? संगठनों की लक्ष्य की और प्रगति को मापन करने का विचलन पता लगाता है। यानी कि आप कंट्रोलिंग कर क्यों रहे हो कि भैया मेरा जो गोल है वो कंप्लीट क्यों नहीं हो पा रहा है, उसके रीजन का ही तो पता लगाने के लिए करते हो। और अगर कोई रीजन आ जाता है तो उसमें आप सुधार करते हो। तो यानी ये क्या है कि मेन आपका काम क्या है, गोल ओरिएंटेड है। और गोल ओरिएंटेड है तो ये गोल के लिए तो हेल्पफुल होगा ही होगा। ठीक है। देन मानकों की यथार्थता को आंकना। यानी कि एक अच्छे नियंत्रण पर जो आपके जो स्टैंडर्ड होते हैं ये मानता है कि भैया एक्चुअल स्टैंडर्ड ये रखा ना कितना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि स्टैंडर्ड आप कुछ भी रखो और फिर कहो कि एक्चुअल के साथ डिफरेंस आ रहा है। स्टैंडर्ड भी वही होना चाहिए जो बिलीवेबल हो, जो अटेनेबल हो। तो एक अच्छी नियंत्रण प्रणाली द्वारा निर्धारित मानकों की यथार्थता तथा उद्देश्य को सत्यापित कर सकता है। यानी वो ये बता सकता है कि भैया देखो ये स्टैंडर्ड सेट किया जा सकता है। अब कंपनी का प्रोडक्शन टोटल लेवल कैपेसिटी ही आपकी 15 पीसीस की, मान लो किसी चीज को 15 यूनिट बना सकते हो, आपने स्टैंडर्ड सेट का रखा है 50 यूनिट का, कहाँ से होगा? तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया आपका स्टैंडर्ड भी बिना मतलब का ना हो, एकदम स्पेसिफिक हो, यथार्थ हो। नियंत्रण संगठन में होने वाले परिवर्तनों को सावधानी पूर्वक जांच करता है। यानी कि ऑफ कोर्स जो भी चेंजेस आते हैं ये उनकी भी जांच करता है। देन थर्ड है हमारा संसाधन का कुशलतम प्रयोग करने में सहायता। तो ये तो आपको पता ही है, कंट्रोलिंग अगर हम कंट्रोल करते हैं किसी चीज को तो हम क्यों करते हैं? ताकि भैया जो हमारे रिसोर्सेज है उसका बेस्ट यूज हो सके, उसका कंप्लीट यूज हो सके और उसका ऑप्टिमम यूज हो सके। ठीक है। तो ताकि हम उसकी वेस्टेज को रोक सके। तो यस, संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करने में ये हेल्पफुल है। इट्स हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कर्मचारियों की अभिप्रेरणा में सुधार। यानी कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, ये उनकी मोटिवेशन को इम्प्रूव करता है। एक अच्छी नियंत्रण प्रणाली में कर्मचारियों को पहले से यह ज्ञान होता है कि उसे उन्हें क्या करना है, जिसके आधार पर निष्पादन मूल्यांकन होगा। यानी एक प्री डिटरमाइंड सेट होता है उनका कि भैया देखो हम ऐसे काम करेंगे तो ये स्टैंडर्ड है जिनके हिसाब से हमारे काम का जो एग्जीक्यूशन है उसको कंपेयर किया जाएगा। तो वो अच्छा काम करने के लिए क्या होंगे, मोटिवेटेड होंगे, क्योंकि उन्हें पहले से तरीका पता है। देन जो आपका नियंत्रण होता है वो समन्वय में सहायक होता है। यानी कि कोऑर्डिनेशन में वो सहायक होता है, हेल्पफुल होता है। कैसे? हर विभाग के कर्मचारी को पूर्व निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य करना होगा। यानी प्री डिटरमाइंड हमारे जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से काम करना होगा। सभी विभागीय मानक आपस में समन्वयित होते हैं और सारे डिपार्टमेंटल स्टैंडर्ड जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं। तो नियंत्रण निर्देशन की एकता प्रदान करता है और इस वजह से हम कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग प्रोवाइड्स यूनिफिकेशन ऑफ डायरेक्शन। ठीक है। और लास्ट जो है वो है व्यवस्था एवं अनुशासन। तो नियंत्रण कर्मचारियों की गतिविधि में देखरेख करता है, जिससे व्यवस्था और अनुशासन बनाया जा सकता है। यानी डिसिप्लिन बनाई जा सकती है और एक अच्छा वर्क वर्क एनवायरनमेंट बनाया जा सकता है। लेकिन नियंत्रण किया कैसे जाए, इसका प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले प्रोसेस तो ये है कि भैया मानकों का निर्धारण निर्धारण यानी कि सबसे पहले आप स्टैंडर्ड सेट करो। सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट करो, चाहे वो स्टैंडर्ड परचेज हो, चाहे वो स्टैंडर्ड सेल्स हो, चाहे वो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हो, चाहे वो स्टैंडर्ड फाइनेंस हो। हर डिपार्टमेंट का एक स्टैंडर्ड आपको सेट करना होगा। ठीक है। और वो यथार्थ होना चाहिए, यानी ढंग का होना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, स्टैंडर्ड सेट होंगे। देन सेकंड पॉइंट होगा वास्तविक निष्पादन का माप। कि भैया स्टैंडर्ड सेट हो गया, आपने अपना काम कर लिया, काम करने के बाद हमें एक्चुअल पता चल गया। तो इधर स्टैंडर्ड था, इधर एक्चुअल था। तो ये हमने सेट कर लिया तो ये हमें पता चल गया। ठीक है। देन मापने के बाद जो हमारा तीसरा काम होगा वो होगा भी भैया अब इसके पीछे कंपैरिजन करो कि ये ज्यादा है, ये ज्यादा है या दोनों बराबर है, ये पता करो। ठीक है। क्लियर है? अगर दोनों में तो कोई किसी में भी अंतर होगा तो गड़बड़ है, वरना ठीक ही है। देन विचलन अभिशेषण विश्लेषण। यानी कि अगर चेंज आ रहा है, अगर दोनों में से या तो स्टैंडर्ड ज्यादा है या तो एक्चुअल ज्यादा है, यानी गड़बड़ है।
तो किस कारण से वो गड़बड़ है, उन विचलनों का, उन रीजंस का बताओ, उन डिस्ट्रैक्शन का मतलब बताओ और उनको पहचानो। ठीक है, अब विचलनों को पूर्व निर्धारित विचलन सहल सीमा एवं मुख्य परिणाम क्षेत्रों के संदर्भ में देखा जाता है। यानी विचलन जो होते हैं, जो हमारे चेंजेस होते हैं, उनको हम लोग एक रीजन होता है उसके हिसाब से ही देखते हैं कि कौन से विचलन पर ध्यान देना है, कौन से विचलन पर ध्यान नहीं देना। जैसे कि पहली बात बोली हुई है इन्होंने, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नियंत्रण। सभी क्रियाओं पर नियंत्रण रखना ना तो महत्वपूर्ण है ना ही सरल। अतः प्रबंधकों को यह अधिक ध्यान देना चाहिए कि संगठन की सफलता के लिए में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उसी कार्य पे हम ध्यान दें। यानी अब एक ऑर्गेनाइजेशन के सारे काम पर वर्क नहीं कर सकते। जैसे कि अगर स्टेशनरी की कॉस्ट में 2% की वृद्धि होती है तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर वेजेस में अगर आपके 2% कॉस्ट बढ़ गई तो ये बहुत ज्यादा हाई अमाउंट हो जाएगी। तो इसलिए ये बात बोली गई है कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से हमें काम करना चाहिए। देन होता है अपवाद द्वारा प्रबंध। अपवाद द्वारा प्रबंध क्या है कि एक प्रबंधक को विचलन आने पर ही सुधारात्मक कार्यवाही करनी चाहिए। यानी कि अगर कोई डिफरेंस आया है तो ही हम कार्यवाही करें, तो ही हम अपना सिचुएशन को सुधारने का काम करें। ठीक है, जब वह विचलन स्वीकार्य स्तर से बाहर हो जाता है, यानी जितना हम स्वीकार कर सकते हैं, जितना हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, उससे बाहर हो जाता है, तो ही हमें सुधार के काम करने चाहिए, वरना हमें सुधार के काम नहीं करने चाहिए। जैसे कि सामान्य अपव्यय सीमा के अंतर्गत एक हम लोग जब भी काम करते तो हमने एक वेस्टेज मान के चली होती है कि 10% या 5% जो है वो वेस्टेज होगी। ठीक है, तो उसको हम अनदेखा कर देंगे। लेकिन जब वो अगर हमने 5% का स्टैंडर्ड सेट किया, जब इससे बाहर जाए, तब हमें देखना चाहिए कि भैया ये प्रॉब्लम क्या हो रही है। ठीक, और लास्ट हमारा वर्क होता है सुधारात्मक कार्यवाही करना, यानी सुधार लाना। ठीक है, सुधारात्मक कार्यवाही करना यानी सुधार लाना। ठीक है, कि जो भी भैया प्रॉब्लम आई है, जो भी आपका प्रॉब्लम आई है, किसी भी वजह से आई है, जो भी विचलन है, जो भी चेंजेस आए हैं, उसको कैसे सुधारा जा सकता है। ठीक है, तो अगर ये कम है, सुधार बहुत कम है, तो सुधार की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जैसे मैंने 5% वाली बात बताई कि अगर उससे कम है तो सुधारने की जरूरत ही नहीं है। पर अगर ये ज्यादा है तो भैया फिर तो आपको प्लानिंग को ही सुधारना पड़ेगा, अपने प्लान्स को ही सुधारना पड़ेगा, गोल्स को ही सुधारना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड वीडियो, और लास्ट वीडियो जो होगा वो इस चैप्टर का लास्ट ही होगा, जिसमें मैं नियंत्रण की सीमाएं और दोष बताऊंगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड स्टे सेफ।